हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। मिट्टी का काला रंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, सेकेंड ऑप्शन है जियोटाइट के कारण, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोनाइट के कारण, फोर्थ ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ के कारण। तो बात करते हैं कि मिट्टी का जो काला रंग होता है ये किसके कारण होता है। अगर बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ की, तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, एक काली मिट्टी जो होती है उनमें बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है, और साथ साथ में जो नाइट्रोजन होता है वो भी काली मिट्टी में बहुत कम देखने को मिलती है। और कार्बनिक पदार्थ जो होता है इसके कारण जो होता है मिट्टी का कलर डार्क तो होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके कारण मिट्टी का कलर हल्का डार्क होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं। लेकिन ये पूर्ण रूप से मतलब जो मिट्टी का काला कलर होता है वो ऑर्गेनिक पदार्थ के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मिट्टी का काला कलर यानी मतलब मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो काला कलर प्रोड्यूस करता है वो कौन सा है। तो मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा काला कलर मतलब लाता है वो है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हनी कॉम्ब संरचना किस मिट्टी में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जलोढ़ मृदा में, सेकेंड ऑप्शन है काली मृदा में, थर्ड ऑप्शन है खारी मृदा में, फोर्थ ऑप्शन है लेटेराइट मृदा में। तो सबसे पहले बात करते हैं हनी कॉम्ब संरचना की। तो जो हनी कॉम्ब संरचना होती है वो हमें उन मृदाओं में देखने को मिलती है जिन मृदाओं के मतलब जो कण के आकार होते हैं वो 0.002 mm से छोटे होते हैं। क्या होते हैं वो? 0.002 mm से छोटे होते हैं। उनको हम लोग उन मिट्टी में हम लोग को हनीकॉम्ब संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। तो जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें हम लोग को हनीकॉम्ब संरचनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। और जो जलोढ़ मृदा होती है इसके अंदर की एक खास बात ये होती है कि ये मिट्टी कहीं से बहकर आती है। तो जो यह मतलब बहकर आती यानी मतलब खुद का निर्माण नहीं करती, कहीं से बहकर आती है फिर उस जगह पे एकत्रित होती है, तो मतलब जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और इसकी मतलब एक प्रॉब्लम होती है इस मिट्टी में कि इस मिट्टी में एक रोग होता है, बेड रोग प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं। यह गहराई में मजबूत चट्टानों के अंदर भी देखने को मिलती हैं। और बेड रोग लेस डिजीज जो होता है ये जलोढ़ मृदा में देखने को मिलता है। और जलोढ़ मृदा जो होती है वो अपने भारत भर में सबसे ज़्यादा मतलब मृदा, अगर कोई मृदा पाई जाती है सबसे ज़्यादा पूरे भारत में तो वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसका जो परसेंटेज होता है वो लगभग 33.5% के आसपास में जलोढ़ मृदा पूरे भारत में पाई जाती है। बात करते हैं सॉइल मृदा की। तो सॉइल मृदा जो होती है ये जलोढ़ मृदा के बाद मतलब अगर तीसरे नंबर पे कोई मृदा सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है तो वो काली मृदा पाई जाती है। इस मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। बात कर लेते हैं खारी मृदा। तो ये मृदा जो होती है जिसमें घुलनशील लवण होते हैं, यानी जिन मृदा में घुलनशील लवण की मात्रा ज़्यादा होती है वो खारी मृदा कहलाते हैं। तो ये जनरली जो पाया जाता है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु में इन मृदाओं को देखने को मिलता है। अगर बात कर लेते हैं लैटेराइट मृदा की, तो जो लैटेराइट मृदा होता है इस मृदा में हम लोग को हनीकॉम्ब संरचना देखने को मिलती है। और तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साइक्रोफिलस, सेकेंड ऑप्शन है मीजोफिलस, थर्ड ऑप्शन है थर्मोफिलस, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे बात करते हैं साइक्रोफिलस की। तो जो साइक्रोफिलस होते हैं, साइक्रोफिलस वो जीव होते हैं जो कि मतलब 10 अंश से 10 मतलब
डिग्री सेल्सियस से कम ताप पे सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग साइक्रोफिलस बोलते हैं। यानी मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बिलो द 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव करते हैं या उससे कम तापमान पर सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग साइक्रोफिलस बोलते हैं। बात कर लेते हैं मीजोफिलस की। तो मीजोफिलस में वो जीव आते हैं जो कि 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग मीसोफिलस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो मीसोफिल्स मतलब जीव होते हैं ये मृदा में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। और बात कर लेते हैं कि थर्मोफिलस की। तो जो थर्मोफिलस होते हैं ये मतलब 45 अंश सेल्सियस से अधिक तापमान पर सर्वाइव करते हैं, यानी मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मतलब जो थर्मोफिलस होते हैं ये मोर देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव करते हैं। और बात करते हैं उपरोक्त की। तो मतलब ये जो मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं ये साइक्रोफिलस भी पाए जाते हैं, मीसोफिलस भी पाए जाते हैं और थर्मोफिलस भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। और बात कर लेते हैं कि जो अधिकांश मृदाओं का तापमान होता है, अगर यहाँ मृदाओं के तापमान की बात की जाए तो जो अधिकांश मृदाएं होती हैं उनका जो तापमान होता है वो 9 से लेकर 50 सेंटीग्रेड तक होता है। और जो पौधे की जड़ें और सूक्ष्म जीव होती हैं वो इसी टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा मतलब ग्रो करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर पौधों की मतलब जो जड़ें होती हैं वो 9 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मतलब ग्रो करती हैं। और जितने भी मतलब लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि नाइट्रोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया और बैसिलस हो गए, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब जो सर्वाइव करते हैं, यानी जो सबसे अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मतलब जो सर्वाइव करते हैं वो 25 से 35 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो साइक्रोफिलस भी मृदा में पाए जाते हैं, मीजोफिलस भी पाए जाते हैं, थर्मोफिलस भी मृदा में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। 10 अंश सेंटीग्रेड से नीचे रहने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं। यानी जो 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो जीव रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है साइक्रोफिलस, सेकंड ऑप्शन है मीजोफिलस, थर्ड ऑप्शन है थर्मोफिलस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसके पहले वाले मतलब क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि वो जीव जो कि मतलब 10 अंश सेंटीग्रेड से नीचे मतलब सर्वाइव करते हैं उनको हम लोग साइक्रोफिलस बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नाइट्रीकरण की क्रिया सर्वाधिक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है जाड़े में, सेकंड ऑप्शन है बरसात में, थर्ड ऑप्शन है गर्मी में, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो जो नाइट्रीकरण होती है उसकी क्रिया मतलब किस मौसम में सर्वाधिक होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रिफिकेशन की। तो जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम नाइट्रेट जब अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने की क्रिया जो होती है, यानी अमोनियम का नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने की जो क्रिया होती है वो नाइट्रीकरण कहलाती है। तो देखते हैं फार्मूले के आधार पर कि ये अमोनियम है, अमोनियम से क्या बनता है नाइट्राइट NO2, और फिर नाइट्राइट से क्या बनता है नाइट्रेट NO3। तो जो अमोनियम से नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं वो होते हैं नाइट्रोमोनास,
नाश। और जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलते हैं जो मतलब जीव, वो होते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो यहाँ पे मतलब जो होता है नाइट्रीकरण की क्रिया सर्वाधिक किस मौसम में होता है, तो एक गर्मियों में हम लोग को सर्वाधिक देखने को मिलता है कि जो नाइट्रीकरण होता है वो सबसे ज़्यादा गर्मियों में होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नाइट्रीकरण क्रिया के लिए उपयुक्त तापमान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 अंश सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 32 अंश सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 20 अंश सेल्सियस, फोर्थ ऑप्शन है 10 अंश सेल्सियस। तो जो नाइट्रीकरण की क्रिया के लिए मतलब उपयुक्त तापमान होता है वो कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी 32 अंश सेल्सियस पे सबसे उपयुक्त तापमान होता है नाइट्रीकरण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724, सेकेंड ऑप्शन है कार्बनिक आर्गन इंटू 2.24, थर्ड ऑप्शन है ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.55, फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.64। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होती है, ऑर्गेनिक मैटर में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा होती है वो 58% होती है। तो और इनमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 3 से 6% होती है। यानी ऑर्गेनिक मैटर माने कार्बनिक पदार्थ में जो मतलब कार्बनिक कार्बन होते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है, तो कार्बनिक पदार्थ में कार्बनिक मतलब कार्बनिक कार्बन की जो मात्रा होती है वो 58% होती है, और जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 3 से 6% होती है। तो यहाँ पे मतलब देख लेते हैं कि बात की जा रही है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है, यानी कैसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि आपको अगर ऑर्गेनिक मैटर पूछा जा रहा है कि कैसे मतलब ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर इक्वल टू ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724। तो इससे मतलब अगर ऑर्गेनिक कार्बन की संख्या दी हुई है और ऑर्गेनिक मैटर हमें निकालना हो, तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक कार्बन दिया होता है, अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कार्बन दिया है, सॉरी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा निकालनी है किसमें, ऑर्गेनिक मैटर से, तो इसका जो फार्मूला होता है वो 0.58 होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्राप्त करते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। फेल्ड स्पार प्राथमिक खनिज है जो कि किस चट्टान से प्राप्त होता या पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, सेकेंड ऑप्शन है अवसादी चट्टान, थर्ड ऑप्शन है मेटामार्फोसिस चट्टान, फोर्थ है सभी। तो बात करते हैं कि जो मतलब फेल्ड स्पार होता है, इनकी अगर थोड़ी बात कर लेते हैं, तो इनमें मतलब एक ग्रेनाइट फेल्ड स्पार होते हैं और एक बेसाल्ट होते हैं। तो जो ग्रेनाइट होते हैं, ग्रेनाइट में जो फेल्ड स्पार की मात्रा होती है, ग्रेनाइट में जो फेल्ड स्पार की मात्रा होती है वो 52.4% होती है, और जो बेसाल्ट में मतलब
जो बेसाल्ट होता है इसमें जो मतलब फेल्डस्पार की मात्रा होती है वो 46.2% होती है। और ग्रेनाइट जो होते हैं ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं और इनको हम लोग आंतरिक चट्टान भी बोलते हैं। ग्रेनाइट जो होते हैं ये अम्लीय प्रवृत्ति के चट्टान होते हैं और इनको हम लोग आंतरिक चट्टान भी बोलते हैं। अगर बात कर लेते हैं बेसाल्ट की, तो बेसाल्ट जो होते हैं ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और ये वाह चट्टान होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि फेल्डस्पार प्राथमिक खनिज है जो कि किस चट्टान में प्रमुखता से पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा कि ये आग्नेय चट्टान में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मॉलिबेडनम एक घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है यूरिएज का, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजनेज का, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रेट रिडक्टेज का, फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी दोनों का। तो जो मॉलिबेडनम होता है ये नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज का जो होता है ये एक घटक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मृदा में किसका स्तर बढ़ाकर बाजरे में डाउनी मिल्ड्यू नियंत्रण किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर का, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम का, थर्ड ऑप्शन है क्लोराइड का, तो फोर्थ ऑप्शन है मॉलिबेडनम का। तो जो मृदा होती है, मृदा में जो मतलब डाउनी मिल्ड्यू होता है इसका नियंत्रण कैसे करते हैं। तो मृदा में क्या करते हैं हम लोग, जो क्लोराइड की मात्रा होती है उसको बढ़ा के हम लोग बाजरे में जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होता है उसकी मात्रा को नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। क्लोराइड आयन युक्त उर्वरक किस फसल के लिए उपयुक्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है गन्ना, सेकेंड ऑप्शन है आलू, थर्ड ऑप्शन है गेहूँ, फोर्थ ऑप्शन है अरहर। तो जो क्लोराइड युक्त आयन होते हैं ये आलू के लिए उपयुक्त होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। यूरिएज एंजाइम का धात्विक घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिका, सेकेंड ऑप्शन है सोडियम, थर्ड ऑप्शन है मॉलिबेडनम, फोर्थ ऑप्शन है निकिल। तो जो यूरिएज एंजाइम होता है इसका जो धात्विक घटक होता है वो निकिल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। यूरिया में बाइकार्बोनेट की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.25%, सेकेंड ऑप्शन है 0.50%, थर्ड ऑप्शन है 0.75%, फोर्थ है 1.5%। तो जो यूरिया होती है, यूरिया में जो बाइकार्बोनेट की मात्रा होती है वो 1.5% होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। पिट मृदा की क्या विशेषता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है काली भारी एवं क्षारीय मृदा होती हैं, सेकेंड ऑप्शन है काली हल्की और क्षारीय मृदा होती हैं, थर्ड ऑप्शन है लाल हल्की और अम्लीय मृदा होती हैं, फोर्थ ऑप्शन है काली भारी और अम्लीय मृदा होती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो पिट मृदा होती है उसका पीएच जो होता है सबसे कम होता है। अगर इसके पीएच की बात करते हैं तो ये जो होता है 3.5 से भी कम होता है। इस मृदा का पीएच जो होता है वो 3.5 से भी कम होता है। तो अगर मतलब इसका पीएच कम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये मृदा जो होगी वो अम्लीय होगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो काली भारी और अम्लीय मृदा जो है वो पिट मृदा की विशेषता होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। डीएपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकेंड ऑप्शन है 36%, थर्ड ऑप्शन है 46%, फोर्थ ऑप्शन है 50%। तो जो डीएपी होती है यानी डाई अमोनियम फास्फेट, तो डाई अमोनियम फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 46% होती है,
इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात कर लेते हैं फास्फोरस में नाइट्रोजन की मात्रा की, तो फास्फोरस में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 18% होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि फास्फोरस की मात्रा की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।